अगर इंसान मार्स पर जाता है तो क्या वो अपने साथ वायरस भी मार्स पर लेके जाएगा? और अगर वायरस मार्स तक पहुंच जाते हैं तो फिर मार्स का क्या हश्र होगा? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दीन इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्तियाँ ऑनलाइन। आपने देखा कि ज़िंदगी अपने आप को फैलाती है। कभी दरख्तों से उड़ते हुए बीजों को देखें। एक दरख्त अपने ऊपर से बीज दूर दूर तक फेंकता है ताकि उस जैसे और दरख्त लग सकें। मैं आपको यहाँ पर कई ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूँ जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बीज हवा के ज़रिए दूर जाके गिरते हैं, जानवरों के ज़रिए दूर जाते हैं, पानी के ज़रिए दूर जाते हैं ताकि ज़िंदगी फैल सके। तो ज़मीन पर जो ज़िंदगी है, क्या वो अपने आप को फैलाने की कोशिश नहीं करेगी? मैं आपको पंसपर्मिया थ्योरी के बारे में बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, जो कि ये बताती है कि ज़मीन पर ज़िंदगी का आगाज़ नहीं हुआ, ज़िंदगी किसी और जगह से, स्पेस में किसी जगह से हम तक पहुँची है। ज़िंदगी का आगाज़ किसी और जगह हुआ स्पेस में, और वो वहाँ से इजेक्ट हुई, वो वहाँ से बाहर निकली, एस्केप हुई, और फिर वो स्पेस में ट्रैवल करते हुए मेटेओराइड्स के ज़रिए, एस्ट्रॉइड्स के ज़रिए हम तक पहुँची और फिर ज़मीन में उसने लैंडिंग की। तो 3 स्टेप हमने देखे थे कि किस तरीके से ये थ्योरी काम करती है। इस थ्योरी में हमने देखा था कि बहुत से टफ चैलेंजेस हैं माइक्रोब्स को ज़मीन तक आने के लिए, लेकिन हमने इस थ्योरी में जो माइक्रोब डिस्कस नहीं किया था वो था वायरस। हमने बैक्टीरिया की बात की थी, हमने फंजाई की बात की थी, हमने टार्डिग्रेड्स की बात की थी, लेकिन वायरस ने डिस्कस किया था। अब बात आई है वायरस की, क्योंकि ज़मीन से जितने भी सीड्स बाहर निकल रहे हैं, अब हमने रिसर्च करके देख लिया कि ज़मीन से बैक्टीरिया भी बाहर जा रहा है, ज़मीन से स्पोर्स भी बाहर जा रहे हैं, ज़मीन से वायरसेस भी बाहर जा रहे हैं। वायरस क्या होता है? वायरस एक ऐसा एलिमेंट है जिसे कुछ लोग लिविंग थिंग कहते हैं और कुछ लोग नॉन लिविंग थिंग कहते हैं। हम क्लियरली नहीं बता सकते कि वायरस लिविंग थिंग है या नॉन लिविंग थिंग है। अगर आप वायरस के एक स्ट्रक्चर को देखें तो हमारे पास डीएनए और आरएनए सीक्वेंसेस होते हैं। हमारी बॉडी में भी बहुत सा डीएनए है, डीएनए पर मैं बहुत सी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं उसको समझने के लिए। तो वायरस के अंदर आरएनए या डीएनए हो सकता है, और इस डीएनए या आरएनए को हमने प्रोटेक्ट किया होता है एक प्रोटीन के कैप्सूल से, जिसे कैप्सिड कहा जाता है। जब वायरस किसी होस्ट के पास जाता है, क्योंकि वायरस खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, जिस तरीके से इंसान खुद ब खुद रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, वायरस खुद ब खुद रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, उसे एक होस्ट की ज़रूरत है। तो एक होस्ट है बैक्टीरिया, वायरस उसके पास चला गया और उसने जाकर उसके अंदर अपना आरएनए इंजेक्ट किया। तो उसका आरएनए उसके अंदर गया और उसने मल्टीपल कॉपीज़ बनाना शुरू कर दी, और कुछ अरसे के बाद बैक्टीरिया वायरसेस से भर गया और फिर वो एकदम एक्सप्लोड करता है और वायरस ही वायरस अंदर से निकल आते हैं। तो इस तरीके से वायरस को एक होस्ट चाहिए। जब वो इंसान की बॉडी में भी जाता है तो वहाँ पर जाकर वो मल्टीप्लाई करता है। लेकिन अगर एक वायरस अकेला है, उसके पास होस्ट मौजूद है, तो वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो अपनी कॉपीज़ नहीं बना सकता। वायरस एक बैक्टीरिया से 100 गुना ज़्यादा छोटा होता है, इसीलिए वो बैक्टीरिया को और हमें अफेक्ट कर सकता है। वायरस का एक बहुत बड़ा हाथ एवोल्यूशन में भी है। वायरस ने हमारे डीएनए को चेंज किया। जब भी वायरस किसी होस्ट पर उसको इन्फेक्ट करता है तो उसके डीएनए में अपने डीएनए या आरएनए की कॉपी डाल देता है। तो इंसान के डीएनए में भी इस वक्त बहुत से वायरसेस की जेनेटिक सीक्वेंसिंग मौजूद है। तो आपको अपने डीएनए में भी वायरस के डीएनए मिलेंगे। तो इसने इवॉल्व कराया। जिस तरीके से हम कोरोना वायरस की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितनी जल्दी इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि कुछ अरसे के बाद हम ये कहते हैं कि कोरोना वायरस का नया थ्रेड आया, वो म्यूटेट कर रहा है, वो अपने आप में कुछ चेंज कर रहा है, वो इवॉल्व कर रहा है। तो ये बड़ी अहम बात है कि वायरस बहुत जल्दी इवॉल्व करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं। इस वक्त हम मिलियंस, लाखों किस्में जानते हैं वायरसेस की, जो कि सारे के सारे कार्बन बेस्ड लाइफ को इन्फेक्ट करते हैं। हमारी जो ज़िंदगी है, हमारे जो सेल्स बने हैं वो कार्बन से बने हैं। ऑर्गेनिक मटेरियल जो है वो कार्बन है, तो इसलिए वो कार्बन बेस्ड लाइफ को इन्फेक्ट करते हैं।
हमें ये मालूम नहीं है कि क्या ये वायरस कार्बन बेस्ड लाइफ के अलावा अगर सिलिकॉन बेस्ड लाइफ हो, लिथियम बेस्ड लाइफ हो, जो कि हम नहीं जानते, इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रही है, एक्टिव ये इस वक्त रिसर्च टॉपिक है कि क्या लाइफ की और फॉर्म्स हो सकती हैं, उनको इन्फेक्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। मैं आपको यहाँ पर वायरसेस की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से बैक्टीरिया को जाकर इन्फेक्ट करते हैं, उसमें अपनी कॉपीज़ डालते हैं और फिर बैक्टीरिया एक्सप्लोड करता है और उसमें आपको वायरस ही वायरस नज़र आते हैं। लेकिन जब हम स्पेस ट्रैवल कर रहे हैं, हम दूसरे प्लैनेट्स पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इन माइक्रोब्स का हमें बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। क्या ऐसा तो नहीं कि हम दूसरे प्लैनेट्स को कंटेमिनेट कर रहे हैं, हम उनको ख़राब कर रहे हैं। कंटेमिनेशन दो किस्म की हो सकती है। एक कंटेमिनेशन ये है जिसे फॉरवर्ड कंटेमिनेशन कहा जाता है कि हम ज़मीन से उठें, मार्स पर जाएं, चांद पर जाएं और अपने साथ मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रोब्स ले जाएं और उसे कंटेमिनेट कर दें। इसे फॉरवर्ड कंटेमिनेशन कहा जाता है। लेकिन दूसरी कंटेमिनेशन रिवर्स या बैकवर्ड कंटेमिनेशन होती है कि आप वहाँ पर तो जाएं सही सलामत और वहाँ से कुछ वायरसेस आपके रोवर्स के ज़रिए, आपके स्पेस क्राफ्ट के ज़रिए या इंसानों के ज़रिए वहाँ से कुछ माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरस, कुछ भी हो सकता है, वो ज़मीन पर आ जाए। तो इसे बैकवर्ड कंटेमिनेशन कहा जाता है। इसके लिए नासा ने बहुत से स्टेप्स लिए हैं। हम बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइज करते हैं। जब भी हमने किसी रोवर को या स्पेसक्राफ्ट को भेजना होता है तो हम उससे बहुत ज़्यादा स्टेरिलाइज करते हैं और उसके लिए हमने लिमिट्स रखी हुई हैं। तो हम ये चेक करते हैं ख़ास किस्म का बैक्टीरिया जिसे ग्रास बैसिलस बैक्टीरिया कहा जाता है कि उसके कितने स्पोर्स हमें एक्सेप्टेबल हैं। मसलन एक एग्जांपल में उसके 300,000 स्पोर्स से कम स्पोर्स किसी भी रोवर पे होने चाहिए, तो वो हमारे नज़दीक इन्फेक्ट नहीं करेगा दूसरे प्लैनेट को। इन गाइडलाइंस को हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि इन गाइडलाइंस को अपना कर हम ये अश्योर करते हैं कि हम मार्स को, चांद को और दूसरे प्लैनेट्स को इन्फेक्ट नहीं कर रहे। मैं आपको यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस दिखा रहा हूँ। ये वो गाइडलाइंस हैं जो कि नासा ने बनाई हैं। अगर आपने एक स्पेसक्राफ्ट स्पेस में भेजना है जो कि ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाए, तो उसमें अगर कुछ ऐसे वायरसेस हैं भी, वो कुछ अरसे के बाद ज़मीन के ऑर्बिट में ही आ जाएगा वापस तबाह होकर। तो हमें जो स्पेस में ज़मीन के गिर्द स्पेसक्राफ्ट चक्कर लगा रहे हैं, उनमें हमें इतना डर नहीं है कि वो जाकर किसी चीज़ को इन्फेक्ट करेंगे। लेकिन वो स्पेसक्राफ्ट या रोवर्स जो हम दूसरे सियारों पर भेज रहे हैं या चांद पर भेज रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा हमें एहतियात की ज़रूरत है और उसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बनाया है जिसे प्लैनेटरी प्रोटेक्शन प्रोटोकॉल कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर 5 क्लासेस दिखा रहा हूँ। जो कॉलम्स हैं वो 5 क्लासेस हैं और इन 5 क्लासेस पर मिशंस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है और फिर देखा जाता है कि उनको कैसे हमने साफ़ करना है, स्टेरिलाइज करना है, इन माइक्रोब से पाक करना है। अगर आप मार्स की बात करें तो वो इस वक्त क्लास 3 और क्लास 4 में पाया जा रहा है। तो हमने वो सारे एहतियाती तदाबीर करनी है ताकि हमारे रोवर के ज़रिए मार्स तक कोई भी माइक्रोब ना पहुंच सके और पता चले कि हम उसी माइक्रोब को वहाँ पर डिस्कवर कर रहे हैं और ऐलान कर रहे हैं कि हमें मार्स पर ज़िंदगी के आसार मिल गए। ये मेरा जुमला नहीं, ये एक बहुत बड़े साइंसदान का जुमला है। तो वो कौन सी ऐसी प्रोसीजर्स हैं जिनके ज़रिए हम स्टेरिलाइज करते हैं अपने रोवर्स को, अपने स्पेसक्राफ्ट को। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम अल्कोहल वाइप्स के साथ उसको स्टेरिलाइज करते हैं। फिर हम उसका हीट ट्रीटमेंट करते हैं। हम तकरीबन 30 घंटे उसे 114 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर गर्म रखते हैं। एक भट्टी में डाल देते हैं, एक ओवन में डाल देते हैं, जो कि आपको बहुत बड़ा यहाँ पर चैम्बर नज़र आ रहा है, और उसमें उसको हीट करते हैं। लेकिन जो सेंसिटिव एलिमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जिस तरह कंप्यूटर्स हैं, उनको हम बचा लेते हैं हीट से। हीट का एक्सपोजर नहीं होने देते हैं। इसी तरीके से हम बहुत छोटे फिल्टर्स लगाकर सील कर देते हैं मिनी कंप्यूटर्स को जो उसमें लगे होते हैं, ताकि उन फिल्टर्स के स्पोर्स इतने छोटे होते हैं कि उनमें से कोई भी माइक्रोब ना अंदर आ सकता है ना बाहर जा सकता है। वो एक आइसोलेशन दे देते हैं। लेकिन अब कुछ मॉडर्न वेज भी आ रहे हैं जो कि बताने ज़रूरी हैं। हम अल्कोहल को अब यूज़ नहीं करते, हम इथाइल ऑक्साइड को यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को यूज़ करते हैं। हम गैमा रेज से और इलेक्ट्रॉन बीम से भी उनकी क्लिनजिंग करते हैं, उनको स्टेरिलाइज करते हैं। हम सुपर क्रिटिकल कार्बन
ऑक्साइड स्नो से भी उनको स्टेरिलाइज करते हैं, और अब अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन भी इस्तेमाल हो रही हैं उनको स्टेरिलाइज करने के लिए। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है किसी भी रोवर को दूसरे प्लैनेट तक भेजने के लिए कि उसको पहले स्टेरिलाइज किया जाए, पाक किया जाए, साफ किया जाए। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस चीज़ का 0.01% चांस है कि कोई भी माइक्रोब दूसरे प्लैनेट को जाके इन्फेक्ट करे, इस वक्त जितने भी हम मेजर्स ले रहे हैं उसके अगेंस्ट। लेकिन अभी भी हमारे पास ऐसे एक्सट्रीमोफाइल्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर, ऐसे माइक्रोब्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर ज़िंदा रह सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। अब वायरस को अगर हम देखें, क्योंकि हमने बैक्टीरिया को तो देख लिया था, तो वायरस ने अगर मार्स तक जाना है तो उसको एक होस्ट की ज़रूरत है। मार्स का जो रास्ता है वो 7 से 8 महीनों का है। वायरस जो है उससे एक होस्ट की ज़रूरत है कि वो उसके अंदर सर्वाइव कर सके, क्योंकि वायरस बहुत ज़्यादा इसका लाइफ स्पैन कम होता है। तो अगर तो हमने कोई लिविंग थिंग भेज दी रोवर के साथ तो फिर तो वायरस उस पर रह सकता है, लेकिन अगर सिर्फ रोवर को भेजा तो उसमें वायरस के रहने के चांसेस बहुत कम होंगे कि वो मार्स तक पहुँचे और पहुँच के वहाँ पे इन्फेक्ट कर सकें। इसी तरीके से वायरस किसी रॉक में भी हाइड हो सकता है, अगर उसमें बैक्टीरिया है तो उसके अंदर वायरस उसको होस्ट बना सकता है और फिर पेंस्पर्मिया हो सकता है कि वो जाकर मार्स को इन्फेक्ट करे। लेकिन वायरस अकेला इतनी लंबी ड्यूरेशन के लिए चांसेस बहुत कम है कि वायरस सर्वाइव कर पाएगा। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जब इंसान ने मार्स पर जाना है। इंसान की बॉडी में 380 ट्रिलियन वायरसेस मौजूद है। इस वक्त मेरी बॉडी में 380 ट्रिलियन वायरस मौजूद है, लेकिन बैक्टीरिया इनसे 10 गुना कम होते हैं। तो बैक्टीरिया वायरसेस से कम होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इस वक्त ट्रिलियंस ऑफ बैक्टीरिया और ट्रिलियंस ऑफ वायरस मौजूद हैं। अब अगर हम मार्स पर जाते हैं या चांद पर जाते हैं तो ये सारे के सारे वायरस हमारे साथ हैं। और एक रीसेंट स्टडी ने बताया है कि जब भी इंसान अनफेवरेबल कंडीशंस में जाता है, मसलन हमने कुछ लोगों को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में भेजा और फिर उनको मेडिकली मॉनिटर किया, तो हमें पता चला कि कुछ अरसों के बाद उनके अंदर एक ख़ास किस्म का वायरस, जिसे हर्पीज़ कहते हैं, उसने अपने आप को शेड करना शुरू कर दिया। यानी जब हम उनका यूरिन टेस्ट करते थे या उनका सलाइवा टेस्ट करते थे, उनके थूक के सैंपल्स लेते थे और उनको टेस्ट करते थे, तो उसमें बहुत ज़्यादा वायरस उनकी बॉडी में से बाहर निकल रहे थे। और उसकी वजह साइंसदान ये कहते हैं कि वायरस, क्योंकि वो अनफेवरेबल कंडीशंस थी, तो वायरस ने सोचा कि हमने नया होस्ट तलाश करना है। तो वायरस नए होस्ट की तलाश में इंसान की बॉडी से निकलना शुरू हो गए। हर्पीस का वायरस हमारी बॉडी में होता है, लेकिन वो डॉर्मेंट होता है, इनएक्टिव होता है, लेकिन स्पेस में जाकर वो एक्टिव हो गया और उसने कोशिश की कि वो अपने आप को आगे लेके जा सके। तो जो हमारे पास ट्रिलियंस ऑफ 380 ट्रिलियन वायरस हैं, जब हम 8 महीने का सफ़र करेंगे स्पेस में, तो क्या वो एक्टिव होने की कोशिश नहीं करेंगे? क्या वो नहीं समझेंगे कि ये होस्ट अब बहुत ज़्यादा टफ कंडीशंस में आ गया, हमें नए होस्ट की ज़रूरत है? तो जब वायरस एक्टिव होता है तो हमें नई नई बीमारियां लगना शुरू हो जाती हैं। एक तरीका इनको काबू करने का ये है कि हम वैक्सीनेशन करें, लेकिन वैक्सीनेशन कितनी करेंगे? कितने वायरस की वैक्सीनेशन हमारे पास मौजूद है? अभी भी कई ऐसी बीमारियाँ हैं जो वायरल बीमारियाँ, और उनकी वैक्सीनेशन हमारे पास नहीं आई। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है और इसी वजह से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस वक्त बहुत से वायरस मौजूद हैं। उनको बस में करने के लिए वहाँ पर बहुत से ऐसे सिस्टम्स मौजूद हैं जो कि वायरसेस को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म करते हैं, लेकिन वहाँ पर वायरस इंसान की बॉडी से शेड होते हैं। ये एक बहुत अहम पॉइंट है। हम जब भी मार्स पर जाएंगे तो वहाँ पर लॉन्ग फ्लाइट्स की वजह से बहुत से ऐसे वायरस एक्टिव होंगे और हमें ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ेगा जो कि ज़मीन पर हमें नहीं करना पड़ा। इसलिए फॉरवर्ड कंटेमिनेशन पॉसिबल है कि जब हम मार्स पर जाएं तो वहाँ पर हम भी वायरस शेड करें, हमारी बॉडी से बैक्टीरिया भी वहाँ पर इन्फेक्ट करे और बहुत से माइक्रोब्स हमारी बॉडी से मार्स को इन्फेक्ट कर सकता है। लेकिन अब आते हैं रिवर्स की तरफ, हम बैकवर्ड कंटेमिनेशन की बात करते हैं। तो हमने ईसा रोसेटी मिशन भेजा 2014 में। उसने एक कॉमेट को लिया जिसका नाम है 67P, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, और उस पर जाकर देखा कि वहाँ पर उसे क्या चीज़ें मिली। तो उसने देखा कि उसे वहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल मिला, उसे वहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के मुख्तलिफ कंपाउंड्स मिले। जब उसने बहुत ज़्यादा रिसर्च की तो पता चला ये न्यूक्लिक एसिड और अमाइनो एसिड से, ये वो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो DNA को बनाते हैं, हमारे सीक्वेंस को बनाते हैं DNA के। लेकिन इस
मिशन के पास कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं था जो लाइफ को डिटेक्ट कर सके। तो हमने ऑर्गेनिक मटेरियल को तो डिटेक्ट कर लिया, लेकिन हम लाइफ को नहीं डिटेक्ट कर सकते थे। इसलिए हम ये कह नहीं सकते कि वहां पर लाइफ मौजूद थी या नहीं थी। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जितने भी मेटेरॉइड्स हमने देखे हैं उनमें हमें ऑर्गेनिक मटेरियल्स मिले हैं जो बाहर से आ रहे हैं। तो हो सकता है उनमें वायरस भी मौजूद हो, जो कि इसके पास कैपेबिलिटी नहीं थी उनको डिटेक्ट करने के लिए। क्या स्पेस से आया हुआ वायरस हमें इन्फेक्ट कर सकते हैं? साइंसदान समझते हैं कि स्पेस से आया हुआ वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर सकता। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि कोरोना वायरस भी स्पेस से आया है, लेकिन अगर हम कोरोना वायरस के सीक्वेंस को देखें तो वो ज़मीन के वायरसेस से बहुत मिलता है, इसलिए उसके चांसेस बहुत कम है कि वो स्पेस से आए। और दूसरी बात यह है कि वायरस अपने होस्ट के साथ इवॉल्व करते हैं। हम कार्बन बेस्ड लाइफ हैं, हमारे जो वायरस हैं वो कार्बन बेस्ड लाइफ को इन्फेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लाइफ की और फॉर्म आ जाती है तो ये वायरस उसको इन्फेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो जो वायरस बाहर से स्पेस से हम तक आ रहे हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि स्पेस में कार्बन बेस्ड लाइफ हो, इसलिए वो वायरस भी ज़रूरी नहीं है कि कार्बन बेस्ड हो, और इसके बहुत कम चांसेस है कि वो आकर हमें इन्फेक्ट कर सके। तो हम तो इन्फेक्ट नहीं हो सकते एलियन वायरस से, लेकिन हम एलियन वर्ड्स को अपने वायरसेस से ज़रूर इन्फेक्ट कर सकते हैं। और इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है जब भी हम स्पेस में बहुत से मिशंस भेज रहे होते हैं, रोवर्स भेज रहे होते हैं, ऑर्बिटर्स भेज रहे होते हैं। इसी तरीके से जब परसेवेरेंस अपने सैंपल्स भेजेगा, इंसान लेके आएगा, तो उसे बहुत ज़्यादा हिफाजत में रखा जाएगा, सील्ड एनवायरनमेंट में रखा जाएगा, ताकि कोई भी किसी किस्म का एलियन माइक्रोब वहाँ से निकल ना सके। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि एलियन माइक्रोब क्या कर सकते हैं, तो आप एक फिक्शनल मूवी लाइफ ज़रूर देख सकते हैं, जिसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मूवी देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा ये एक फिक्शनल मूवी है कि एलियंस क्या कर सकते हैं। तो कमेंट्स में आपने मुझे ये बताना है कि अगर वायरस मरीख पर चले जाते हैं तो आपके ख्याल में मरीख को वो कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।